ठीक है बेटा। सो आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसके दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन है फोटोसिंथेसिस और दूसरा पोर्शन है रेस्पिरेशन। There are two portions, one is photosynthesis and another is respiration. हमने फोटोसिंथेसिस और जो आपके C3 साइकिल है, कैम पाथवे, वो सारे देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन का स्टडी करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली द रेस्पिरेशन। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? नो सर। Yes, sir. एक मिनट हाँ, एक मिनट। दिख रही है क्या? देखो अभी एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सामने, दिख रहा है बेटा? नहीं, अभी नहीं दिख रहा सर। सर ओनली प्रोफाइल ऑफ यू। अच्छा, मेरी प्रोफाइल दिख रही है, एक मिनट। प्रियंका बेटा आपने प्रेजेंट नहीं करना है। प्रियंका, आप लोगों में से किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है? किसी ने भी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है, स्क्रीन सिर्फ मैं ही प्रेजेंट करूंगा। दिख रहा है बेटा? अब बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, दिख। ठीक है। अब किसी ने भी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है, ओके? वो प्रॉब्लम है, अगर आप स्क्रीन प्रेजेंट करोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक। तो अब हम थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2, इस यूनिट नंबर 2 में दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा पोर्शन है रेस्पिरेशन। दो पोर्शंस हैं और दोनों की नोट्स लिखते रहना है आप लोगों ने, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बेसिक्स लिखनी है हमें, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? वी यूज CO2 प्लस H2O, राइट? एंड वी सिंथेसाइज व्हाट? है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में हम यहां पर अपोजिट चीज करते हैं, वी यूज कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन हम कर देते हैं बेसिकली इन द CO2 and H2O. The carbohydrates we converted into the CO2 plus H2. मतलब ये जो दोनों प्रोसेस है, क्या ये अपोजिट दिख रही है? यस और नो? यस सर। फोटोसिंथेसिस इज अपोजिट टू द रेस्पिरेशन। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में आप बोलते हो कि हम लाइट की एनर्जी को यूज करते हैं, है ना? तो रेस्पिरेशन में यहां पर एनर्जी निकलती है, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा? तो फोटोसिंथेसिस जो है, सब लोगों ने नोट्स बनाते रहना है, सब लोगों ने अटेंटिव रहना है क्लास में, ठीक है? हम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तक जितना भी हो सके क्लास लेंगे और रिकॉर्डेड भी क्लास मिल जाएगी आपको, तो वो भी कोई चिंता नहीं है, पर फिर भी क्लास रेगुलर में अटेंड रहना, ठीक है?
बेटा, तो दो प्रोसेस है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरी है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और कौन सी एनर्जी होती है, बेसिकली वो लाइट एनर्जी होती है। और रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को निकालते हैं। मतलब ये दो जो प्रोसेस है ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक प्रोसेस कौन सी है आपकी, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ये CO2 प्लस H2O इनको पकड़ता है और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू द, ये इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, और इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, जब इधर जाते हो तो एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में। कौन सी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी। ठीक है, हम जब वापस आते हैं तो यहां पर एनर्जी निकलती है। जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है वो है रेस्पिरेशन, और जिस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है, यूज होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जो आपके प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट है, ये प्लांट बेसिकली अपना फूड कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, एनीवन, हाउ दिस प्लांट इज सिंथेसाइजिंग द फूड, एनीवन ऑफ यू, किसी ने भी अपना सिर्फ ऑडियो ऑन करके आंसर देना है। ये कोई प्लांट है और ये प्लांट अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करता है, एनीवन बेटा, एनीवन ऑफ यू। कौन से प्रोसेस से सिंथेसाइज करता है ये, किसी को भी नहीं पता। एनीवन, प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, फूड, how the plant is going to make his food, कैसे फूड बनाता है प्लांट अपना। ये अभी तक स्क्रीन नहीं दिख रही थी मेरी आपको, ये दिख रहा था कि नहीं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये दिख रहा था कि नहीं, हेलो आप लोगों ने, सर। एक काम करो, आप लोग सब लोग अपना माइक ऑन करो और सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, सब लोगों ने अपना माइक ऑन करना है, वीडियो कैमरा किसी ने ऑन नहीं करना है, और रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिस्पॉन्ड करना है, और किसी ने भी स्क्रीन प्रेजेंटिंग नहीं करनी है। सर आमची स्क्रीन प्रेझेंटिंग आहे का, काहीच नाही आहे, पण तुम्ही, माझी स्क्रीन दिसत आहे का बेटा तुला, नाही सर। आता आता हो हे सर. आता बोर्ड दिसत आहे, सर. हो दिसत सर। दिसते ना, हाँ ठीक है। हो आता सर. हाँ, तर आता आपण ये जो यूनिट 2 है ये पढ़ रहे हैं, मराठी में नहीं हिंदी में पढ़ते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में लाइट की एनर्जी ट्रैप होती है, और रेस्पिरेशन में लाइट की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं, उससे क्या बनता है, CO2 और H2O, और यहाँ पर क्या रिलीज होती है बेटा, एनर्जी। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस इज अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगेगी, रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, तो वो निकलती है ATP के फॉर्म में, है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। ठीक है, सो नाउ वी विल गो फॉर द रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन क्या है। ठीक, तो ये जो प्लांट है, अभी हम क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट है, प्लांट क्या करता है, इधर से रेडिएंट एनर्जी लेता है, मतलब कौन सी एनर्जी लेता है, लाइट। और लाइट की एनर्जी लेकर ये क्या कर देता है, ये बना देता है कार्बोहाइड्रेट्स, अपने अंदर क्या स्टोर कर लेता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बना लेता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बेसिकली हमें जो सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट पता है वो है ग्लूकोज, है ना। तो ये जो प्लांट है, ये लाइट की एनर्जी को यूज करके अपने अंदर क्या बना लेता है, ग्लूकोज।
इसकी पत्तियों में यहाँ पर जहां पर लाइट पड़ता है वहां पर ग्लूकोज का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जो प्लांट है ये इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो प्लांट ने सबसे पहले लाइट की एनर्जी को लिया, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये बताइए कि प्लांट ने ये स्टोरेज किया क्यों? प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ स्टोरेज कर कर? जब उसको एनर्जी, व्हेन प्लांट रिक्वायर्स एनर्जी, व्हेन प्लांट रिक्वायर्स एनर्जी, वो क्या करेगा? वो स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च को डिग्रेड करेगा। स्टार्च को डिग्रेड करने के बाद में क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज, है ना। और ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो हम बोलेंगे n नंबर ऑफ ग्लूकोज, n मतलब बहुत सारे, ठीक है। और n ग्लूकोज मिलेंगे तो फिर ये जो ग्लूकोज है इससे क्या एनर्जी, इससे एनर्जी यूज की जाएगी। इट इज यूज्ड टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस, यस ओके। यस सो सर। तो ये ध्यान दें आप, और ये आपको जो पीडीएफ में लिख रहा हूं ये भी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जो प्लांट को जब एनर्जी लगती है तो प्लांट क्या करता है, किसको डिग्रेड करता है? स्टार्ट टू डिग्रेड द स्टार्च, स्टार्च का डिग्रेडेशन करेगा, इससे ग्लूकोज मिलेगा एंड दैट इज यूज्ड टू जनरेट द एनर्जी। अब आप लोगों में से कोई है, ये कोई एक बंदा है, इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? इसको एनर्जी कहां से मिल रही है ये बताइए। ये है, इसका नाम है चतुर। तो इस चतुर रामालिंगम को कहां से एनर्जी मिलती है? चतुर ही कह देते हैं, अभी उसको इतना बड़ा नाम नहीं लेते उसका। इसको एनर्जी कहां से मिलती है? अच्छा कहां से एनर्जी मिलती है? आपको कहां से मिली? क्या खाया आपने सकाळी सकाळी? काय खाल्लं? चहा पिला। चाय पीला। तो चाय में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द चाह? चाह कंटेन्स शुगर, शुगर है ना। सुक्रोज, सुक्रोज किससे बनी है? ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से, उससे ठीक है। और सुक्रोज ये बनी कहां से? तो ये बनी, हम बोलते हैं गन्ने से, इसको बोलते हैं केन शुगर, है ना। मतलब गन्ने से बनी है। अब गन्ने में कहां से बनी? ये जो गन्ने का प्लांट है इसमें शुगर कहां से बनी? तो इसने क्या किया, इसने किसको पकड़ा? CO2 प्लस H2O को, और इसने उसका कन्वर्टेशन किसमें कर दिया? कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब ग्लूकोज में, है ना। और ग्लूकोज को स्टोर कर दिया, ग्लूकोज के साथ में फ्रुक्टोज जोड़ दिया, सुक्रोज बना दिया। फिर आपने ये शुगर सुक्रोज के फॉर्म में खाई और फिर उससे क्या मिली आपको? एनर्जी। आपकी बॉडी इस शुगर को तोड़ेगी। कौन सी शुगर? सुक्रोज को। तो उससे उसको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। चलो, अब चाय नहीं पी होती अगर आपने खाना खाया होता, किसी ने चाय के साथ में रोटी खाई हो, तो रोटी में क्या है? व्हीट, है ना। व्हीट के अंदर क्या होता है बेटा? व्हीट के सीड्स होते हैं ना, हाँ सर। और सीड्स में होता है इंडोस्पर्म। सीड इंडोस्पर्म होता है ना। सीड के इंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा? स्टार्च। और स्टार्च किससे बना होता है? मतलब जिसने रोटी खाई है उसको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? उसको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कहां से आ रहा है? बेसिकली सीड्स के अंदर से। सीड के अंदर कहां पर? स्टार्च में। स्टार्च के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। तो आप चाहे रोटी खा लो, चाहे चावल खा लो, चाहे आप शुगर खाओ,
आपको अल्टीमेटली क्या मिलना है? फूड से कार्बोहाइड्रेट्स मिलने हैं जो कि एनर्जी के सोर्स है, और सबसे मेन जो सोर्स है वो कौन सा है? द मेन सोर्स इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज how you can extract, how you are going to extract energy from glucose. आप लोग ग्लूकोज से एनर्जी कैसे ले सकते हो? किस प्रोसेस से आप ग्लूकोज से एनर्जी लेते हो? बोलिए, किस प्रोसेस से आप ग्लूकोज से एनर्जी लेते हो बेटा? किन प्रोसेस से आप ग्लूकोज से एनर्जी ले सकते हो? कौन सी प्रोसेस है? और ये सबको पता है क्योंकि सब लोगों ने 12th पास किया है ना? कौन सी प्रोसेस है बेटा? तो 4 प्रोसेस है। कितनी प्रोसेस है टोटल? 4। देयर आर 4 प्रोसेस जो साथ में मिलकर ग्लूकोज से एनर्जी निकालती है। कितनी प्रोसेस है? 4। सब लोगों ने ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। 4 प्रोसेस है जो ग्लूकोज से एनर्जी निकालती है। एक है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? पहली स्टेप 1। स्टेप 2 है लिंकेज। स्टेप 3 है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और स्टेप 4 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कितनी बेटा, कितनी प्रोसेस है, कितनी स्टेप्स हैं एनर्जी निकालने की? 4। मतलब कि अगर आपको ग्लूकोज से एटीपी बनाने होंगे, ये ध्यान दे कि अगर आपको ग्लूकोज से क्या बनाने होंगे, कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं ना? तो इस ग्लूकोज को कितनी स्टेप से जाना होगा? फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकंड लिंकेज, थर्ड और फोर्थ। अंडरस्टूड? ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस, तब जाकर आपको एक ग्लूकोज से क्या मिलेंगे? You will get 38 ATP and that will be used as a source of, used as energy currency. That is used as energy currency. Is it clear? Is it clear? Yes. गायत्री Yes, sir. पाड़े ऐकू येत आहे? गायत्री? और मैं लेक्चर में इन बिटवीन किसी का भी नाम लूंगा, उसने रिस्पॉन्ड करना है। किसी का भी नाम लूंगा मैं। मंगळे आली का? पायल मंगळे? हो सर. हा, लक्ष ठेवायचं लेक्चर मध्ये आणि लिहत राहायचं, ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि अब ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है हमें। यस सर. तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? 4 स्टेप्स करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए, ईटीएस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मुझे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, इससे मुझे क्या बनाने हैं? कितने एटीपी बनाने हैं? 38 एटीपी बनाने हैं। तो 38 एटीपी बनाने के लिए मुझे कितनी स्टेप करनी पड़ेगी? 4। I have to go through 4 steps. First step is, second step is, third one is TCA, that is tricarboxylic acid.
साइकिल। और फोर्थ स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है आपके? चार स्टेप समझ में आ रही है? कौन कौन सी चार स्टेप्स हैं? ठीक है, हाँ सर। क्योंकि ये समझे बिना अगर मैं आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाना शुरू कर दूं, अगर मैं डायरेक्टली आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाना शुरू कर दूं कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है और ये चीजें कैसे लिंक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो प्रोसेस थी। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स बनते थे और इस प्रोसेस के लिए क्या लगता था बेटा? दिस प्रोसेस रिक्वायर्स, ये जो प्रोसेस थी इसके लिए क्या लगता है? एनर्जी लगती है। ठीक है, कौन से फॉर्म में एनर्जी? लाइट फॉर्म में एनर्जी, लाइट के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी लगती है। रिस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। रिस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लग रही है, रिस्पिरेशन में एनर्जी निकल रही है। रिस्पिरेशन में एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, फिर ये प्लांट है, इसने फोटोसिंथेसिस किया, अपने मटेरियल को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया। आप स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज बना सकते हो, उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हो। और ये प्लांट भी कर सकता है, प्लांट भी यही काम करता है और एनिमल भी यही काम करते हैं। ठीक है, प्लांट भी सेम काम करता है। ग्लूकोज से एनर्जी यूज करने के लिए प्लांट को भी चार स्टेप से जाना पड़ेगा। कौन कौन सी चार स्टेप्स हैं? ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस। तो चार प्रोसेस से जाएगा तभी क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो अभी मान के चलिए कि ये है हमारा चतुर, और चतुर ने क्या खाया है? खाना। और इसने खाना खाया, मैगी खाया, खाना खाया, जो भी खाना है इसको, इसने खाना खाया। तो इसने खाने में क्या खाया? रोटी, है ना? और रोटी से क्या मिल गया? अब रोटी कहां पर गई? सबसे पहले मुंह में गई, है ना? और इसने चीविंग किया, चीविंग किया तो क्या बोलते हैं, खाना अगर आप अच्छे से चबाकर खाओ तो इससे क्या होता है? क्यों बोलते हैं चबाकर खाने के लिए? क्योंकि इसमें क्या मिक्स होता है ना? सलाइवा मिक्स होता है। तो जो भी ये रोटी चावल खा रहा है उसके साथ में ये सलाइवा मिक्स कर रहा है। सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज। इसमें एंजाइम कौन सा है? इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज, जो कि क्या करता है बेटा? जो स्टार्च को तोड़ता है, ये स्टार्च को तोड़ता है ग्लूकोज ये स्टार्च को तोड़ देता है किसमें? ये स्टार्च को तोड़ देता है इनटू द ग्लूकोज। मतलब ये प्रोसेस कहां पर शुरू हो गई स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने की? बोलो, ये जो प्रोसेस है ये कहां पर स्टार्ट हुई? आपके माउथ में। जब आप खाना खा रहे हो तो जो आप सलाइवा मिक्स कर रहे हो, सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू द ग्लूकोज। फिर ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये फर्दर डाइजेशन में जाता है, स्टमक में जाता है, और फर्दर डाइजेशन इज कैरिड आउट इन द स्टमक। स्टमक में होता है, और स्टमक में से फिर ग्लूकोज ब्लड में जाता है। ठीक है, इट मूव्स इनटू द ब्लड। और ब्लड से कहां पर जाता है ये ग्लूकोज? कहां पर यूज करते हैं ग्लूकोज को? सेल्स में। तो ब्लड से ये ग्लूकोज आता है इन द सेल्स। अब ध्यान दें कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आपने खाना खाया, आपने जो भी रोटी चावल खाया, उसमें से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अब आपके ब्लड में गया, और ब्लड में से कहां पर गया? इट इज टारगेटेड टू द सेल। ये ब्लड में से सेल में चला गया। सबको स्क्रीन दिख रही है?
यस Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अब ये जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज चला गया हमारे सेल में। तो ग्लूकोज चला गया हमारे सेल्स के अंदर। जब सेल में गया ग्लूकोज, तो अब हर सेल को जिंदा रखना है, मतलब हर सेल को इससे एनर्जी निकालनी है ना। हर सेल को खुद को सरवाइव कराना है तो एनर्जी निकालनी है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये सेल इसको किस में भेज देगी? इट सेंड्स दिस ग्लूकोज इनटू द विच प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस। कौन से प्रोसेस में भेज देगी बेटा? दो प्रोसेस, एक प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को भेजा जाएगा। अब आप लोगों ने रेस्पिरेशन सुना होगा, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है रेस्पिरेशन? और रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एरोबिक anaerobic. और एनारोबिक। दो टाइप्स होते हैं ना। एरोबिक Yes, मतलब sir. In the presence of oxygen. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ, Oxygen. ठीक है। अब देखिए, जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, इसमें होती है ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस। एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? चारों स्टेप्स हो रही है। कौन सी चारों स्टेप्स? ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस। एनारोबिक रिस्पिरेशन में, एनएरोबिक रिस्पिरेशन में होता है, इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन, और इसी में सिर्फ होता है ग्लाइकोलिसिस। इसमें सिर्फ क्या होता है? ओनली ग्लाइकोलिसिस। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स कौन कौन सी है? एक तो है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक जो है, एरोबिक के अंदर सबसे मेन बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी तो यहाँ पर कितनी स्टेप्स होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में? बोलो, टोटल कितनी स्टेप्स होगी? 4। ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस। 4 स्टेप्स होगी। ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस, राइट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, लिंकेज, टीसीए और ईटीएस, ये 4 स्टेप्स होगी। ओके, यस। Yes, sir. ठीक है। और अगर रेस्पिरेशन एनारोबिक हो, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा? सिर्फ एक स्टेप होगी, वो कौन सी? ग्लाइकोलिसिस। Ferment. हाँ, और उसी को हम कहेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है। तो अब ये ध्यान दे यहां पर कि ग्लाइकोल जो रेस्पिरेशन है, इसमें दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स हैं? ग्लाइकोलिसिस, Linkage. टीसीए और ETS. ईटीएस मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आप ईटीएस या ईटीसी ये कह सकते हो। तो अब ये ध्यान दें कि जब एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज जाएगा, जब एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज इंटर करेगा, तो ग्लूकोज एरोबिक रिस्पिरेशन में इंटर करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने एटीपी यील्ड करता है? 38 एटीपी यील्ड करता है। कितने? 38। 38 एटीपी यील्ड करता है कौन? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर?
कौन सा रिस्पिरेशन में? एरोबिक। एरोबिक किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो इसमें देयर इज ओनली ग्लाइकोलिसिस। और जब ग्लाइकोलिसिस होती है सिर्फ, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होते हैं? एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। अंडरस्टूड? यस। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है और एक ग्लूकोज से क्या बनता है? 2 एटीपी दो बनते हैं। एटी। ठीक है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो तो उसे क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आप एरोबिक कंडीशन में कितने एटीपी यील्ड कर रहे हो? एरोबिक में 30। 38। 38। और एनारोबिक में कितने? दो। 2। आप रिस्पिरेशन की बात कर रहे हो, ग्लाइकोलिसिस की नहीं। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 एटीपी मिलते हैं और एनारोबिक में 2 एटीपी मिलते हैं। 2 एटीपी। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने ये देखा है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आपके सेल के अंदर चला गया है ना। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये आपके जो सेल्स है उसके अंदर चला गया, और सेल में जैसे ही ये मॉलिक्यूल गया तो अब सेल को, जैसे कि आपने खाना खाया मान के चलिए, खाना खाने के बाद में जो भी फूड है वो फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया और वहां से जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज अब आपके सेल्स में चला गया। तो सबसे पहले सेल क्या करती है? द फर्स्ट थिंग दैट इज डन बाय द सेल इज, ये सेल सबसे पहले क्या करती है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन डन बाय दिस सेल इज कन्वर्शन ऑफ द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का कन्वर्शन किसमें कर देती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और एंजाइम का नाम ये सबको पता होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम? इज द नेम ऑफ एंजाइम इज हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम होता है, ये हेक्सोकाइनेस एंजाइम इधर से पकड़ता है एटीपी को, ये इधर से पकड़ता है एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और एटीपी का कन्वर्शन कर देता है एडीपी में। और यहां से जो फॉस्फेट निकलता है वो फॉस्फेट किसके ऊपर ऐड कर देता है? फॉस्फेट। ग्लूकोज पर। वो जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट किसके ऊपर ऐड कर देता है? इट इज एडेड टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऐसा होने से क्या बेनिफिट हुआ? ये बेनिफिट हुआ कि ग्लूकोज, नाउ द ग्लूकोज is locked in the cell. ग्लूकोज कहां पर लॉक हो चुका है? अब सेल के अंदर। नाउ द ग्लूकोज कैन नॉट मूव आउटसाइड द सेल। जो ग्लूकोज है ये किसके बाहर नहीं जा सकता? अब सेल के बाहर नहीं जा सकता। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस की पहली स्टेप कौन सी है? कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज into the glucose 6 phosphate. Conversion of glucose into glucose 6 phosphate.
हु इज द एंजाइम फॉर दिस? एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सो Hexokinase. Hexokinase. हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस को किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? एटीपी की। एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है? DPT में. एडीपी में। ठीक है, और पहला मॉलिक्यूल बन Yes. जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देयर इज Okay. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाउ विल नॉट गो आउटसाइड योर सेल, वो सेल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होती है कि ग्लूकोज का कन्वर्शन हमें कर देना है। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू द So 6 आइसोमर ऑफ phosphate. ग्लूकोज। तो ये है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में कर दे रहे हैं हम? Fructose 6 फ्रुक्टोज phosphate. 6 फॉस्फेट में। और एंजाइम का नाम देखिए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। अब इसको आइसोमरेज कह दो, या आपको अगर और सिस्टमेटिक नाम लिखना है तो बोलो फॉस्फो हेक्सोज Isomerase. आइसोमरेज। सीधे सीधे आइसोमरेज कह दो। व्हाट आर आइसोमर्स? एनीवन? आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स Same structure or formula and different chemical. वेरी गुड, वेरी गुड। जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम, है ना? देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स ये वो कंपाउंड है, आइसोमर्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर Structure फॉर्मूला model. बट दे डिफर इन द 3 डायमेंशनल Different अरेंजमेंट ऑफ structure. ग्रुप्स। ठीक है, सो इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनका फॉर्मूला भी सेम है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, है ना? तो ये ग्लूकोज है तो फ्रुक्टोज भी यही है। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही है और फ्रुक्टोज भी यही है। ग्लूकोज भी यही है और फ्रुक्टोज भी यही है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। कौन कौन? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इनका मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 180 डाल्टन है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। और इन आइसोमर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। फॉस्फो क्यों? क्योंकि फॉस्फेट लगा है। हेक्सोज क्यों? क्योंकि 6 कार्बन की शुगर है ग्लूकोज। और आइसोमरेज क्योंकि उसका काम ही क्या है? आइसोमराइजेशन करना। तो ग्लाइकोलिसिस, Isomerase. ग्लाइकोलिसिस की कितनी स्टेप देखी हमने? पहली स्टेप देखी और दूसरी स्टेप देखी। Isomerization. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने ग्लूकोज को लॉक कर दिया सेल में। फॉस्फेट ऐड होने के बाद में ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं। और सेकंड में हमने क्या कर दिया? इन सेकंड स्टेप वी हैव converted that glucose into fructose 6 phosphate. Now Or this fructose 6 phosphate is again converted. fructose 6 phosphate का अब कन्वर्शन कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है the fructose 6 phosphate is converted into a energy rich compound fructose 1,6 bisphosphate। और इसके लिए फिर से क्या खर्च होगा? ATP converted into ADP. फिर से एक एटीपी लगेगा that has been converted into ADP. एडीपी। और एंजाइम का नाम आएगा फॉस्फो Fructokinase. Fructokinase. Fructokinase second. हाँ,
फ्रुक्टोकाइनेज 2। तो इसको एब्रिवेट करते हैं PFK। एब्रिवेट कैसे किया जाता है इसको? PFK2। PFK2 मीन्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, दैट इज PFK2। ठीक है, PFK2। तो देखिए बेटा, एक नाम बार बार आ रहा है आपको, काइनेज। तो अगर नाम आ रहा है तो हमें समझना भी है कि इसका मतलब क्या है। काइनेज एंजाइम की कैटेगरी क्या करती है कि आपका कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसके ऊपर ये सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फेट ऐड करने का काम करती है। जो भी आपका सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट के ऊपर ये क्या ऐड करती है? स्टार्ट टू ऐड द फॉस्फेट। ठीक है, अब फॉस्फेट ऐड करना है तो फॉस्फेट कहीं से निकालना पड़ेगा। तो ये जो फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट कहां से निकाला जाता है? बोलो। और ये जो काम है ये कौन करता है? दिस फंक्शन इज डन बाय द एंजाइम। काइनेज नाम का एंजाइम क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेज? इट ट्रांसफर्स फॉस्फेट फ्रॉम, काइनेज एंजाइम ट्रांसफर फॉस्फर फ्रॉम ATP टू ATP टू सबस्ट्रेट, है ना? और ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर? ADP में। ठीक है, ठीक है। तो ये कितने नंबर की रिएक्शन है? दिस इज द रिएक्शन नंबर 3 ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? नाउ द रिएक्शन नंबर 4 ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन नंबर 4, जिस रिएक्शन में अब क्या होगा? द फ्रुक्टोज and 6-diphosphate. 1,6 बिसफॉस्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, डाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट ये दो अलग अलग चीजें। ये कभी भी बिसफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट नहीं बोलना है, बिसफॉस्फेट है। ठीक है, अब देखिए, डाइफॉस्फेट मतलब क्या होता है कि अगर फॉस्फेट पे फॉस्फेट अटैच हो, ऐसे 3 फॉस्फेट हो, 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइफॉस्फेट। अगर ऐसे 3 फॉस्फेट अटैच हो एक दूसरे के ऊपर, अगर ऐसे फॉस्फेट्स एक दूसरे के ऊपर अटैच हो तो उसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर फॉस्फेट अलग अलग हो, दूसरे किसी पोजीशन पर अटैच हो, तो उसको बिसफॉस्फेट नाम दिया जाता है। ठीक, मतलब एक फॉस्फेट जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अगर ऐसे फॉस्फेट 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 अटैच है एक दूसरे से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई। ठीक है, और अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसा कि एक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर एक फॉस्फेट यहां पर लगा है, दूसरा फॉस्फेट यहां पर लगा है, तो फॉस्फेट से फॉस्फेट अटैच नहीं है, तब हम बोलते हैं बिस ट्रिस। अंडरस्टूड? दोनों में डिफरेंस क्या है, बिस और ट्रिस में, और ट्राइफॉस्फेट में और बाइफॉस्फेट में? ट्राइफॉस्फेट में तीनों फॉस्फेट एक साथ, जब हम बाइफॉस्फेट कहते हैं तो दोनों फॉस्फेट एक साथ। ठीक है, बिसफॉस्फेट कहते हैं तो फॉस्फेट की पोजीशन अलग अलग है, ट्रिस फॉस्फेट कहते हैं तो फॉस्फेट अलग अलग पोजीशन पर है।
तो ये डिफरेंस है, इसीलिए फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट नहीं होता। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान में रखिए कि बिस और ट्रिस क्या है और बाय और ट्राई क्या है। तो फ्रुक्टोज 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और इसका अब स्प्लिटिंग होगा अल्डोलेज नाम के एंजाइम द्वारा। यह हाइड्रोलिसिस करता है, तोड़ देता है। ठीक है, नहीं हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये क्लीव करता है। इट ब्रेक्स डाउन द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, वन इज और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड। थ्री फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट कर देता है ये? 3 कार्बन का DHAP और 3 ही कार्बन का ये, और फ्रुक्टोज भी फ्रुक्टोज कितने कार्बन का है? फ्रुक्टोज इज ऑफ 6 कार्बन। समझ में आ रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. DHAP का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHAP? Dihydroxyacetone phosphate. Very good, very good. DHAP stands for the dihydroxy Acetone phosphate. Acetone phosphate. acetone Phosphate. phosphate। तो दो फॉस्फेट है ना, देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कितने फॉस्फेट थे? 2। एक किस में चला गया? डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हुई ये हुई कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू द DHAP प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ अब ये जो दो लोग हैं DH, so this is your fructose 1,6 बिसफॉस्फेट, और यहां से दो लोग मिले, एक मिला DHAP एक जो मिला वो है DHAP, और दूसरा मिला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दूसरा जो मिल गया वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखिए ये भी कितने कार्बन का है? 3। ये भी कितने कार्बन का है? 3। ये है कीटोन और ये है अल्डिहाइड, और ये दोनों एक दूसरे के हैं आइसोमर। कौन है ये एक दूसरे के? आइसोमर। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है ट्रायोज आइसोमरेज। क्या नाम है? ट्रायोज आइसोमरेज। तो 6 कार्बन का जो आपका ग्लूकोज था उससे आपने सबसे पहले क्या बनाया बेटा? नहीं, पहले 6 कार्बन के ग्लूकोज से आपने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया आपने? फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 6 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 1,6 बिसफॉस्फेट, और फिर उसको तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? डाइहाइड्रोक्सी DHAP एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब कुछ लोग इसको PGL लिखते हैं, PGAL लिखते हैं ना, पागल लिखते हैं। नहीं, पागल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे तो उसको फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं उसको, है ना। तो हम ये ना बोलते हुए क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब मुझे ये बताइए
कि आपको इस प्रोसेस के द्वारा अगर आपका DHAP भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो टोटल कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलेंगे? अगर DHAP भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो टोटल कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलेंगे एट द एंड? ये DHAP जो है वो भी इधर कन्वर्ट हो जाएगा और कितने मिलेंगे? 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। दो कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बेटा? 3 कार्बन के। तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन, है ना? हाँ, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक तो डायरेक्ट बन गया था और एक DHAP किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब ये देखें कि हमारी रिएक्शन कौन से नंबर की चल रही है? 3 हो गई, ये 4 हो गई, 4। अच्छा, ठीक है? ऐसा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ना, ये 4, ये 5 नंबर की रिएक्शन है आपकी। दिस इज द 5 नंबर रिएक्शन, ठीक है? तो ये पूरी 5 नंबर की रिएक्शन है और 5 नंबर की रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है कि हमें 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गए, ठीक है? अब ये जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, कितने कार्बन बेटा? 3 कार्बन नहीं, कार्बन। 2 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। तो कितने हो कार्बन गए? के 6 6 कार्बन। मोली। 6 कार्बन हो गए ना, टोटल हो हाँ, गए 6 कार्बन। 6। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, ईच इज हैविंग ऑफ 3 कार्बन। तो अब यहाँ पर आपको ये 2 मॉलिक्यूल है और ये 6 कार्बन अब कन्वर्ट होते हैं। The next step is these 6 carbons are converted into 2 molecules. यहाँ पर 2 molecules बनते हैं, 1, 3 डाई 1,3 bisphosphoglycerate, 1,3 bisphosphoglycerate. There is formation of 2 molecules of 1,3 bisphosphoglycerate, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कितने फॉस्फेट हैं? ये 2 मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है। यहाँ पर हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट कहीं से लाना पड़ेगा ना। और वो फॉस्फेट आता कहाँ से? वो फॉस्फेट आता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की और एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेज। What is the name of enzyme? The name of enzyme is फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम साथ ही साथ क्या करता है? और एक काम करता है ये एंजाइम, ये इसको थोड़ा सा हमें देखिए, यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर ऐड हो रहे हैं। यस, ये तो लिखना ही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें और एक चीज यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आते हैं, देयर इज एंट्री ऑफ 2 NAD पॉजिटिव, 2 NAD पॉजिटिव एंड दैट आर कन्वर्टेड इनटू 2 NADH। और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो आ ही रहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं, पर ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि 2 NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? 2 NAD positive are converted into
2NADH। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ? What happens during this reaction? 6 ATP इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ? क्या हुआ इस रिएक्शन के दौरान? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2 2 NADH2 there is formation of 2 NADH and there is incorporation of 2 inorganic phosphate, है ना? किसका इनकॉर्पोरेशन हुआ यहाँ पर? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इनकॉर्पोरेशन हुआ मॉलिक्यूल में, ठीक है, और साथ ही साथ 2 NADH यहाँ पर बन गए। तो अब हमारे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन अवर हैंड? अभी तक हमने क्या बना लिया है? हमने बना लिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate. glycerin. We have synthesized 2 molecules of 1,3-BPG. 2 molecules of 1,3-BPG. 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। टोटल कार्बन हो गए 6। तो 2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन के है, टोटल कार्बन हो गए 6। अब ये जो आपका बना 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट, इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 3 इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और फिर से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो इधर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये होगी कि एटीपी एडीपी आएंगे, और वो भी कितने? 2 एडीपी आएंगे, एंड दैट 2 ADP आर कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of ATP. The 2 ADP are converted into 2 molecules of ATP. तो ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि आपका जो 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट है, वो 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट में से 2 फॉस्फेट निकल रहे हैं, और 2 फॉस्फेट किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 ADP पर, जो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? दैट आर कन्वर्टेड इनटू 2 ATP। ओके, ठीक है। अब एंजाइम का नाम क्या है? तो एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट kinase. The name of enzyme is phosphoglycerate kinase. एंजाइम का नाम क्या है? phosphoglycerate kinase. And what is the function of enzyme? इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? बोलो, कितने एटीपी बना दिया इसने? सो इस स्टेप में क्या बेनिफिट हुआ? देयर इज सिंथेसिस ऑफ हाउ मेनी एटीपी? There is synthesis of 2 ATP by removing phosphate from, or by transferring phosphate group from 1,3-BPG to ADP, है ना? यही हुआ ना? सिंथेसिस हुआ, किसका सिंथेसिस हुआ यहाँ पर? 2 ATP का। ATP का सिंथेसिस कैसे हुआ? बाय ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 1,3-BPG टू ADP, ठीक है।
तो यहां पर अब आपके हाथ में मिल गए दो मॉलिक्यूल्स मिल गए. व्हाट इज इन योर हैंड? यू हैव 2 molecules of 3 you have 2 molecules of what? 3 phosphoglycerate, जिसका कन्वर्शन, अब ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, तो इसी का कन्वर्शन कर दिया जाता है 2 phosphoglycerate में. दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2 और ये जो 2 phosphoglycerate है, 2 molecules of 2 phosphoglycerate, it is converted into 2 molecules of phosphoenol pyruvate 2 it is converted into 2 molecules of 2 phosphoenol pyruvate. ठीक है, इस एंजाइम का नाम है म्यूटेज. इसका नाम है म्यूटेज, या आप सबस्ट्रेट का नाम इसके सामने लिख सकते हो, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. और इस एंजाइम का नाम है इनोलेज. द नेम ऑफ एंजाइम इज इनोलेज. तो 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate and that is converted into 2 phosphoenol pyruvate. ठीक है, तो हमारे पास इन हैंड अब बन गए, हमारे पास इन हैंड बन गए, हमारे पास क्या बन गए? We have synthesized 2 phosphoenol pyruvate. ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर ले. अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस की कौन कौन सी स्टेप्स देखी है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. वेरी गुड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एंजाइम का नाम क्या है बेटा? देखकर बताना है, आपकी बुक में, आपके बुक में देखकर बताना है. एंजाइम का नाम क्या है? एक्सोकाइनेज. ठीक है, फिर सेकंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. फिर फ्रुक्टोज 1,6. then there is formation of fructose 1,6 bisphosphate. ठीक है, तो फिर बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट. एंजाइम का नाम फ्रुक्टोकाइनेज सेकंड. नहीं बेटा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2. नहीं, उसको 2 मत करना, उसको एक काम करो, उसको 1 करो. मेरी गलती हो गई है लिखते वक्त. पीएफ के 1 है, नॉट 2. पीएफ के 1 है, उसको 1 कर देना है. ओके. ठीक है बेटा. सो दिस इज द स्टेप नंबर 3. फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बन गया, तो उसका कन्वर्शन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डेहाइड फॉस्फेट में. ठीक है, एंजाइम का नाम अल्डोलेज. एंजाइम का नाम क्या है? अल्डोलेज. अल्डोलेज इसने तोड़ दिया फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को इनटू द DHAP एंड ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट. फिर ये जो आपके DHAP था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ट्रायोज आइसोमरेज. एंजाइम का नाम क्या है? ट्रायोज आइसोमरेज. ट्रायोज आइसोमरेज का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रायोज आइसोमरेज? इट कन्वर्ट्स DHAP इनटू ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है, और फिर फाइनली
ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्शन, 2 ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्शन हो गया इनटू 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट मिला। इस स्टेप में क्या बेनिफिट हुआ? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH एंड देयर इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस। फाइनली ये जो 1,3 BPG था दैट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी ATP? दो ATP का फॉर्मेशन हुआ। एंड फाइनली यहाँ पर अब ये दो स्टेप्स हो गई, 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द, ठीक है। सो दिस इज ओके। सो अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। इसका कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब हम कहां तक पहुंच गए? किस प्लेस? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। हम पहुंच गए हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तक। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू SC see the conversion of pyruvic acid. the phosphoenol pyruvate एक मिनट है, बोर्ड चला गया अपना बोर्ड। सो अब हमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का कन्वर्शन करना है। we are going to convert the phosphoenol pyruvate into 2 molecules of pyruvate. So write down the next step, conversion of हेलो
सर हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक मिनट। आवाज येत नाही. हो, एक मिनिट थांबा। हेलो, 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 हेलो एवरीवन, हेलो, यस हेलो। सर यस सर. चलिए, तो यस मीटिंग सर कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क में, ठीक है, उसकी वजह से लेफ्ट हो गई। जो लोग छूट गए मीटिंग में, उन लोगों ने रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन द मीटिंग। जिन लोगों ने छोड़ दिया है, उन लोगों ने रिज्वाइन करने है मीटिंग, उसी लिंक से रिज्वाइन करना है, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लो, जहां तक हो गया था वहां तक रिवाइज कर लो, जिस पॉइंट तक हो गया था वहां तक रिवाइज कर लो। सर NAD चा लॉन्ग फॉर्म काय आहे? क्या बोल रहे हो बेटा? NAD चा म्हणजे जसं फॉस्फोग्लिसरी म्हणजे DHAP, PGAL चा लॉन्ग फॉर्म आहे, तसं NAD ला काय म्हणतात सर? एनओडी का नाम है बेटा निकोटिनामाइड एडेनाइन डायफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनाइन डायफॉस्फेट। निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनाइन डायफॉस्फेट। आणि सर तुम्ही सर्वांना म्हणजे बीच फॉस्फेटच सांगितलं ना, पण बुक मध्ये सर्व याच्यात डायस लावलेला आहे. नहीं बेटा, डायफॉस्फेट नहीं होता, वो बुक में गलत लिखा होता है, बिसफॉस्फेट पूर्ण होता है। रिॲक्शन मध्ये सगळ्या याच्यात डायस लावलेला आहे. बीच कुठेच नाही आहे बुक मध्ये. बीसच लिहायचा आपण, भाई लिख सकते सर. ओके सर. ठीक है। यस सर. प्रियंका बेटा, मीटिंग में प्रेजेंट कर रहे हो आप, आपका प्रेजेंटेशन बंद कर दो, ठीक है। चलिए, तो अब हम ध्यान दें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पोर्शन। जो लास्ट स्टेप है, वो स्टेप कौन सी है हमारी? पायरुविक एसिड की हाँ, पायरुविक एसिड हमें अब पायरुवेट बनाना फॉर्म है। कर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुवेट बनाना है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं सर नाही सर. दिखेगी, दिखेगी। अब दिख रही है बेटा स्क्रीन? नाही नाही सर. अभी भी नहीं दिख रही? नाही नाही. अब नाही. अब तो दिख रही होगी ना? हाँ. हाँ यस यस सर. दिख रही है स्क्रीन? अब देखिए, हम लोग कहाँ तक नो पहुंच गए सर बेटा? अभी लास्ट में हम लोग पहुंच गए अभी यस सर. एक मिनट, फॉस्फोइनॉल हम लोग पहुंच गए हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तक, है ना। हमने ये पढ़ा है कि दो मॉलिक्यूल बन गए,
पायरुवेट के। और देखिए ये दो मॉलिक्यूल कितने कार्बन के हैं? 6 Pair of कार्बन 3 कार्बन। 6 कार्बन टोटल कितने कार्बन हो गए अपने? 6। 6 दो मॉलिक्यूल्स हैं तीन कार्बन के, तो टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन। हमने मतलब ग्लूकोज से 6 कार्बन छोड़े थे, और अभी भी हम कितने ही कार्बन लेकर घूम रहे हैं? 6 6। हमने एक भी कार्बन अभी तक लॉस नहीं किया। प्रियंका बेटा प्रेजेंटिंग बंद कर दो। प्रियंका सदाशिव, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं हाँ सर नहीं सर, हाँ सर नहीं दिख रही। नहीं सर, नहीं है, नहीं है सर। प्रियंका प्रेजेंट कर रही थी, तो प्रियंका बेटा आपने प्रेजेंट नहीं करना स्क्रीन बार बार। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? यस, द स्क्रीन इज विजिबल नो सर, नो सर, नो स्टिल? नो सर, यस सर, यस सर, सर, दिख रही है ना? सर, तो इसका कन्वर्शन हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। किसमें कन्वर्शन हो जाता है बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। और यहां पर फिर से 2 एटीपी बनते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपी। हाँ, यहां पर क्या बनते हैं फिर से? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2, लेता पाई, हाँ 2 एटीपी बनते हैं बेटा। ठीक है, और इस प्रोसेस में एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। Pyruvate kinase. What is the name of enzyme? Pyruvate kinase. The name of enzyme is pyruvate kinase. कितने ATP बन गए अभी तक? How many ATP we have formed? 2 सिर्फ 2 बने क्या? इस प्रोसेस में तो 2 बने क्या? इसके पहले 2 बने हैं, हाँ है ना? इसके पहले 2 ATP बने हैं, और साथ ही साथ 2 NADH बने। यस सर, So what is the net gain? अभी तक हमारा नेट गेन क्या है? 6 एटीपी, 6 एटीपी, 6 ATP की 4 ATP? 4 2 NADH बने, है ना? सर 4 ATP बने हैं और 2 NADH बने हैं। अब एक बात बताइए मुझे कि हमको खर्च कितना लगा था? व्हाट इज आवर एक्सपेंडिचर? हमको ग्लाइकोलिसिस जब शुरू की थी तो कितने एटीपी खर्च करने पड़े थे? 2 एटीपी, है ना? अब देखिए अभी तक हमने व्हाट इज द नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, अब हम लिखते हैं नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज आवर नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज? कितने नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज? 4, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज्ड, नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज्ड। कितने एटीपी यूज किया हमने? 2। सो व्हाट इज द नेट गेन? कितने एटीपी मिले हमको? 2 एटीपी, 2 एटीपी मिल गए, है ना? कितने एटीपी मिले बेटा? 2 एटीपी यहां से हमें मिल गए। यस, वी हैव गॉट 2 एटीपी प्लस, ये तो एटीपी के फॉर्म में गेन हुआ, और एनएडीएच के फॉर्म में
कितने कितने NADH मिले हमें? 2 2 NADH मिले। सो अब किसी ने आपसे पूछा कि ग्लाइकोलिसिस का, अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि व्हाट इज द नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो क्या बोलोगे कि 1 ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी पायरुवेट मॉलिक्यूल्स? 2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन ईच कितने हो गए? 6 कार्बन। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। साथ ही साथ आपको यहां पर क्या मिला? यू हैव प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी ATP? 2 ATP 2 and 2 NADP, sorry P नहीं, NADH, 2 NADH। 2 2 ADP से 2 ATP मिल गए। तो व्हाट इज द नेट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज 2 ATP and 2 NADH, नॉट P। ये बार बार मैं P लिख रहा हूँ, ये NADH होता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD stands for H2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एक मिनट। हाँ सर। अरे सर, मी तसा स्पेसिफिक नाही काढला तो एकदम, म्हणजे आजच्याच पाहिजे का? अच्छा, बरं बरं। हो हो। सर ते तर आपण 1,70,00,000 पाठवला, तेवढे थोडी देणार आहे सोसायटी। सर मग 40 लाख रुपये टाकून द्या ना अंदाज। बरं बरं, तुमच्याकडे एखादा फॉर्मॅट आहे का? बरं, मी तुम्हाला प्रपोजल PDF मध्ये पाठवतो। ऍक्च्युली हे लेक्चर सुरू आहे पोरांचं ऑनलाईन, त्याच्यामुळे मी कॉल रिसिव्ह नाही केला तुमचा। ठीक ठीक आहे, ठीक आहे, हा ओके, पाठवून देतो। हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, Yes sir. Yes sir. चलिए। तो यहां तक क्लियर है बेटा? ग्लाइकोलिसिस Yes, क्लियर sir. है? व्हाट इज द हाँ एंड sir. प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? Pyruvic acid कितने पायरुवेट मिलते हैं? 2 2 पायरुवेट मिलते हैं, राइट? उसके साथ में क्या मिलता है? 6 कार्बन उसके साथ में मिलते हैं 2 ATP और 2 NADH। NADH 2 ATP और 2 NADH, ठीक है? अब ये जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, ये होती कहां पर है? कोई बता सकता है कि ये आपकी सेल के अंदर ये प्रोसेस कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर देना है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर देना है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई आंसर? सब माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे। आप सोचकर बताना है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है।
एनीवन? ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? चैट बॉक्स में आंसर दिख रहा है आपको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं साइटोसोल, ठीक है? इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज साइटोसोल। तो ये सबसे पहले लिखना है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है, इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो ना अब इधर ध्यान दें कि बाकी का जो लेक्चर है, आज हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिए। टुडे वी हैव स्टडीड ग्लाइकोलिसिस, यस। जिन लोगों को कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं Yes. उन लोगों ने कैमरा ऑन कर लेना अपना। यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। बस कृतिका नहीं ऑन किया है सिर्फ, बाकी लोग नहाए नहीं क्या? अंघोळ नहीं केला करे? अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि जिसने नहाया नहीं है वो कैमरा बंद रखेगा। ज्याने आंघोळ नाही नो केली सर। ना, ज्याने आंघोळ नाही केली तो नाही, कॅमेरा ऑफ तुमचा- ठेवलेला था आपला। अच्छा, बाकी लोग, काफी लोग नहाए नहीं है। राजेंद्र, हाँ। अरबट, तृप्ति, नहाए नहीं क्या? साइली लोटे। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली है ना? हाँ सर। अब ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से लिखकर मुझे भेजना है आप लोगों ने, है ना? एक बुक में ग्लाइकोलिसिस लिखना है ठीक से, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर, और मुझे पीडीएफ करके भेजना है। कल हम टीसीए और लिंकेज स्टेप पढ़ेंगे। तो कल टीसीए, लिंकेज स्टेप, और उसके साथ में तीसरा जो आपका ईटीएस है। रोज सुबह क्लास सर होगा उसके अपना। 10 स्टेप हम्म, उसके 10 स्टेप की लिखने के बुक में कि सिर्फ एक साइकिल की डायग्राम करनी है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर पूरा एक्सप्लेन करना है या सिर्फ स्टेप्स लिखना बेटा है? डिटेल में लिखो, डिटेल में, है ना? डिटेल में ओके लिखना है ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, कब, वो आपके समझने के लिए लिखना है और मुझे फॉरवर्ड करना है, ओके सर। ठीक है। ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस हाँ सर। 2-3 पेज 4 पेज में ग्लाइकोलिसिस पूरी लिख के देना है, ठीक है? और स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग करनी है फ्रॉम द रिस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, ओके? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है? सो पहले ये बता देना है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, डिग्रेड होते हैं रेस्पिरेशन में, और फिर पूरी ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स लिखनी है विद ऑल एंजाइम्स, राइट, एंड विद द नेट गेन। इतना करके मुझे कल तक भेजो, कल सुबह, और आज से रोज लगभग रोज ही अपना क्लास होगा मॉर्निंग में 9 बजे से तो कितने बजे तक? 11 बजे तक, ठीक है? ठीक है। हाँ सर। ओके, चलिए। ओके सर। तो कल ये टाइम पर अटेंड कीजिए वापस अपने 9 बजे, ठीक? ठीक है ओके सर। सर। ओके, बाय बाय। बाय। हाँ सर, हॅलो म्युझिक डिपार्टमेंटचे प्रपोजल तुमच्या लॅपटॉपमध्ये होता? सर, मी सर्वच प्रपोजल एका मिनिटात पाठवतो तुम्हाला. हं.
नहीं मैं ये बहुत हो गया